वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। मैं बस चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो जनता के कमेंट है या जो मेरे दिमाग में है, मैं सिर्फ वही चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मंत्री को इलेक्शन से पहले उठाया गया है ना? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सिटिंग मंत्री कह रहे हैं आप? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर, वही मैं सोच रहा था। मैं सोचा मंत्री तो है ही है, चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुझे लगा कि आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनको जो है उन्हीं की भाषा में बात भी कर रहे हैं कि उठाया गया। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगता है कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है। ये देश जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जो है चुनाव यहाँ पर होते हैं। चुनाव के अंदर जनता अपना वोट देती है और जो भी पार्टी जीत के आती है उसमें जो नेता चुन करके आते हैं वो मुख्यमंत्री पद का कार्यभार देखते हैं। तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री के तौर पे चुने गए, पूर्ण बहुमत के साथ चुने गए, वो कार्यकाल कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह की बात आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, जिसको आप उठाने की बात कर रहे थे, तो वो जो कार्रवाई है वो कोर्ट के माध्यम से होती है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तो वो जो गिरफ्तार वाली बात है उसको उठाना शब्द मुझे लगता है कि वो उपयुक्त नहीं रहेगा। देखिए, इस लोकतंत्र में जब से चुनाव शुरू हुए, जब से देश आज़ाद हुआ, ऐसा कोई बड़ा नेता कौन बचा होगा जो जेल ना गया हो, या ऐसा कौन नेता होगा जिस पे आरोप ना लगे हों। लोग जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर एक आरोप लगा था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तत्काल इस्तीफा दिया था और बोला था कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती मैं इस पद पर नहीं रहूँगा। ये भी हमने देखा इसी लोकतंत्र के अंदर। इस तरह की व्यवस्था के अंदर अगर इस तरह के नेता भी हैं कि वो आरोप को लगते ही जो है अपना पद छोड़ देते हैं, और आरोप जब उनके ऊपर साबित नहीं होते, बाइज्जत बरी होते हैं, तो वापस उस पद पर वो आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो है बाकायदे जो आरोप लगा है वो शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। और शराब घोटाले के आरोप में उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनके एक और मंत्री, पूर्व मंत्री, वो भी जेल के अंदर हैं। और संजय सिंह के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बातचीत आई थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो अदालत है, अदालत के जो निर्णय होते हैं, अदालत के निर्णय को मानना पुलिस का काम है। पुलिस अदालत के निर्णय को मानती है। तो अदालत ने एक निर्णय दिया कि इस केस के अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका दिखाई देती है, और दिखाई देती है तो उनके ऊपर जो है, उनके लिए जो एक MP MLA कोड बनता है उसके तहत उनको उठा करके लाया गया। जो उठाने वाली बात कर रहे हैं तो अब उठा करके लाया गया उनको। लेकिन उठाने वाली कौन थी? वो पुलिस थी। आदेश देने वाली कौन थी? वो न्यायालय थी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बाकायदे जो है वो जेल के अंदर आते हैं, उनसे पूछताछ होती है। क्यों? क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फिगर दिया था कि 350 करोड़ के आसपास का हेरा फेरी का मामला इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदे आई थी। उस टिप्पणी के बाद जो है, जब तक मनीष सिसोदिया जी थे, उनसे पूछताछ जारी हुई, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी ने भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। और जब अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया तो अरविंद केजरीवाल जी न तो हिंदुस्तान से बड़े हैं, न हिंदुस्तान की संविधान से बड़े हैं, और ना ही कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जो है कि उनके ऊपर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो एक दुर्भाग्य था ये कि वो थे मुख्यमंत्री, लेकिन एक ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में उनको पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। बाकायदे कोर्ट ने उनको रिमांड नहीं दी, कई वर्षों तक वो जेल के अंदर रहे, और अभी भी वो बाइज्जत बरी नहीं हैं। अभी भी वो बाइज्जत बरी नहीं हैं, वो अभी जमानत पर बाहर हैं। वो खुद कहते हैं कि हो सकता हो चुनाव के बाद जो है पुलिस फिर वापस ले जाए। ऐसा वो प्रचार प्रसार में कह रहे हैं कि अगर मैं हारा तो मुझे वापस जो है पुलिस उठा करके जेल में ले जाएगी। इस तरह के वक्तव्य उनके हैं। तो जब उनके वक्तव्य जो है वो खुद ही संदिग्ध हैं, उस पर जो साफ साफ दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की संभावना है कि कुछ गलत तो उन्होंने किया है। और दाल में काला है तो दाल में काले का न्याय तो जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो कोर्ट है, उसके माध्यम से होगा। वही हो रहा है भाई। अगर इसको स्टार्टअप की तरह देखा जाए, इन्होंने पॉलिसीज़ को चेंज किया था। अब वो पॉलिसी सही तरीके से चली नहीं, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ काफ़ी दिल्ली में। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पॉलिसीज़ थी उससे टैक्स नहीं भरा, 300 करोड़ के आसपास का
नुकसान बताते कि इतना नुकसान हुआ दिल्ली को। आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? पॉलिसीज़ गलत थी और उन्होंने, जो मनीष जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को दोबारा, जो पुरानी पॉलिसीज़ थी उनको लागू कर दिया था उसके बाद। तो ये पॉलिसीज़ इनकी सही तरीके से चल नहीं पाई, इसको स्टार्टअप की तरह मान लेते हैं कि पैसे बनाने के लिए और चीज़ें हो रही थी, लेकिन इनको पुरानी पॉलिसी इसलिए लगा दी क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप शराब नीति की बात कर रहे हैं, आबकारी जो नीति बनी थी। अगर हम आबकारी नीति की बात करें तो दो पहलू हैं उसके। पहला पहलू तो जो नीति बनाई गई, पहला सवाल तो मैं उस पर उठाता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कुछ वादे तो अपने ऐसे जो जनता से किए थे, उसमें कहीं ना कहीं वो खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे थे, भले ही वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार थी उनकी। उस समय कई निर्णय अरविंद केजरीवाल जी ऐसे लेते थे कि वो जनता के बीच में एक सर्वे कराते थे कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मुझे इस पर जनता का जनमत चाहिए कि जनता क्या इसके लिए मुझे हाँ कह रही है या ना कह रही है। और कई बार ऐसा हुआ कि केजरीवाल जी को उनकी जो भी योजनाएं थी उसके लिए, जो भी वो जनता के लिए कुछ करना चाह रहे थे, उस पर उन्होंने जनमत कराया और जनता ने उस पर उनको जनमत दिया तो उन्होंने वो कार्य किया, वो स्वागत योग्य है। जब शराब नीति बनाई, आबकारी नीति बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी जनता के पास क्यों नहीं गए? जनता का जनमत लेने के लिए जनता से क्यों नहीं पूछा कि मैं, माताएं, बहनें, हमारे जो सज्जन पुरुष हैं, उनसे उनको जो है इस बात के लिए जनमत लेना चाहिए था कि क्या मैं शराब नीति खोल रहा हूँ, आबकारी नीति नई ला रहा हूँ जिसमें शराब के ठेके बढ़ाए जाएंगे, शराब के ठेकों के आवर्स बढ़ाए जाएंगे, जो वर्किंग आवर्स हैं। शराब के ठेके कम कर दिए गए हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। शराब के ठेके बढ़ाए गए, शराब के ठेकों की टाइमिंग बढ़ाई गई, और इसके अंदर जो है 1+1, एक के साथ एक फ्री, उसकी नीति जो है वो लाने का इसके अंदर प्रयास मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें थी 800 दुकानें थी, और जो दारू कंजप्शन था वो था 13.2 मिलियन लीटर। जब नई पॉलिसी आई तो 600 दुकानें थी, और 600 दुकानों में जो कंजप्शन हुआ वो जस्ट डबल हुआ, 24.50 मिलियन लीटर कंजप्शन हुआ। लेकिन सरकार का नुकसान हुआ इस चीज़ में, क्योंकि शायद वो फ्री वाला चीज़ करी गई थी। तो दुकानें तो कम हुई हैं। अब ये हुआ था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर नहीं बन सकता, तो ये कहानी थी वो। अब देखिए, आपने, चूँकि मैं मयूर विहार में ही रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, और काफ़ी समय से इन सब पूरी योजनाओं पर जो है बारीकी से मेरी नज़र रही, काफ़ी चैनलों पर भी मैंने बात की। इन्होंने क्या किया, जो ये सरकारी ठेके का आप आंकड़ा दे रहे हैं ना, ये सरकारी ठेकों की संख्या कम करके प्राइवेट ठेके बढ़ाए। जो ठेके वालों का भी आरोप यही था, काफ़ी ठेके वाले नाराज हुए बल्कि इस नीति से उनके, कि जो सरकारी ठेके की दुकान थी वो इन्होंने तो कम की, बंद की, लेकिन जो प्राइवेट ठेके थे, नई दुकानें, और उसको एक मतलब बाकायदे जो मॉल के अंदर मॉडल शॉप टाइप का एक रूप दे करके, ऐसी कम से कम जो है वो 400 से 500 नई दुकानें जो है दिल्ली के अंदर खोली गई शराब की। मयूर विहार में 3 दुकानें पहले से थी। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ये शराब के ठेके वेके, तो कई लोग ये ना सोचें कि यार सौरभ जी इसका मतलब ठेके पे जाते होंगे, इनको दुकानें सब पता है क्या गिनती, तो ये भी एक डर लगा रहता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक ऐसी योजना थी, एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, तो इस पर कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने कैलकुलेशन निकाली। मयूर विहार पॉकेट फेज़ 2 में पॉकेट ए और बी के बीच एक मार्केट है, वहाँ पर 3 सरकारी दुकानें थी, तीनों को बंद कर दिया गया। और तीनों को बंद करने के बाद जो है नई जो सरकारी दुकानें थी, और उसके बदले में मयूर विहार फेज़ 1 में एक मॉल के अंदर जो है 8 से 10 नई दुकानें प्राइवेट स्तर पे खोली गई। ये एक बड़ा स्कैम था, क्योंकि वो सरकारी ठेके के माध्यम से तो आप वो काम कर नहीं सकते थे। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जो 1+1 फ्री की बात हो रही है, 1+1 फ्री का जो कंज्यूम किया उन्होंने, उसके अंदर एक अमाउंट होता है, जो अमाउंट जाता है सरकार को, वो अमाउंट सरकार को ना जा करके सीधा चला गया बिचौलिए जो होते हैं, जिन्होंने सप्लाई की थी, जो मीडिएटर थे। यही कारण था उनके फंसने का, इसी खेल में वो फंस गए
क्योंकि जो अगर आपने एक बोतल शराब का मूल्य जो है 1,000 रुपये है और उसमें से गवर्नमेंट को जा रहा है 130 रुपये, तो वो जो 130 रुपये है जो इनकी पॉलिसी थी आबकारी नीति, उस पॉलिसी में 30 रुपये जा रहा था सरकार को और 100 रुपये जा रहा था मीडिएटर को। ये परिवर्तन हुआ। इसके वजह से एक जब जांच की गई तो एक बड़ा घोटाला, उसके अंदर से एक भ्रष्टाचार का मामला निकल के आया। मामला भी मैं बता रहा हूँ आपको बराबर क्या है। जो मीडिएटर हैं, जो एक कंपनी जो कविता जी के ऊपर आरोप लग रहा था, तेलंगाना जो सीएम साहब की जो है पुत्री हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगा, उनकी जो संलिप्तता पाई गई कि उधर की भी एक कंपनी इसमें संलिप्त थी जो मीडिएटर था। और यही पैसा कहीं ना कहीं शायद गोवा के चुनाव में, जिस तरह से शायद अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ, उस पैसे का इस्तेमाल गुजरात के चुनाव में हुआ। तो जो सरकार को टैक्स का पैसा जाता था एक बोतल शराब के अंदर से, वो टैक्स का पैसा सरकार को न जा करके एक बड़ा हिस्सा जाने लगा मीडिएटर को। तो इसलिए पूरी जो योजना थी, आबकारी नीति थी, ये आ गई भ्रष्टाचार के शिकंजे में। और जब इसकी जांच चली तो पाया यही गया, जो आपके आंकड़े हैं वो सही हैं, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप पता करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये जो सरकारी दुकानें थी इनको कम किया गया, प्राइवेट जो दुकानें हैं, मॉडल शॉप जो नए खोले गए, जिसका आधुनिकीकरण किया गया, बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग दुकानें खोली गई। और बावजूद उसके, क्योंकि देखिए एक 1+1 फ्री के साथ में बाद में जनता ने भी आरोप लगाया, भाई जो मधुपान कर रहे थे, जिन लोगों ने मधुपान किया, उन्होंने कहा कि भैया ये तो वो टेस्ट भी नहीं है इसका, ये तो उसका वो टेस्ट भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो नकली शराब भी परोसी जा रही थी। और जनता की जिंदगी, जो जनता के लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का काम भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और मैं कहता हूं कि आबकारी नीति पे ही आप क्यों इतना फोकस आपने किया? आप आए थे पाठशाला की बात करने, आपने खोल दी मधुशाला। माताएं बहनें त्रस्त होकर के रोज पुलिस स्टेशन में शिकायत दे रही थी कि फलाने ठेके के बाहर जो है हमारी लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, बहू बेटियां छेड़ी जा रही हैं। आप सब जानते हैं कि शराब पीने के बाद जो है किस तरह की हरकतें होती हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। उस पर रोक लगाने की वजह आपने बढ़ाया, तो इस पर निश्चित रूप से आपकी नीति पर भी प्रश्न है, आपकी नीयत पर भी प्रश्न है। और उस बात पर तो निश्चित रूप से प्रश्न है जिस पर आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और एक ऐसी योजना से भ्रष्टाचार उसके अंदर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया।